विवेक की आंखें खुली तो उसके शरीर में टूटन थी। उसने अंगड़ाई के लिए हाथ उठाने चाहे तो उसका हाथ अंजलि के शरीर से टकराया और दूसरे ही क्षण वो झटके से उठकर बैठ गया। अरे बाप रे! विवेक हड़बड़ाकर धड़कते दिल के साथ बाहर आ गया। ड्राइंग रूम में आया तो काउंटर पर देवयानी बैठी धीरे धीरे घूंट ले रही थी। उसकी आंखें गहरी लाल हो रही थी। विवेक को देखकर वह मुस्कुराई और बोली, हेलो। विवेक बोला, वो अंदर अंजलि? हाँ, वो रात भर तुम्हारे ही साथ रही थी। यानी कि हमने तुमने रात जी भरकर उसके साथ एंजॉय किया है। ओ गॉड, वो क्या सोचेगी? वो खुद ही गई थी, तुम्हें देखकर खुश हो गई थी, और अब जागेगी तो? तुम्हारा उपाय तो हो चुका, अब तुम्हें काहे की चिंता? कैसा उपाय? तुम्हें ज्योतिषी ने बताया था ना कि अगर तुम किसी दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालो तो तीसरी शादी कर सकते हो। क्या मतलब? अंजलि अभी महेश की पत्नी है, मतलब दूसरे की पत्नी, और तुमने उस पर बुरी नजर डाली। पर अपन तो ज्योतिषी को नहीं मानता। मानना पड़ेगा विवेक। अंजलि भी पहले ऐसी बातों को नहीं मानती थी, लेकिन जिस दिन ज्योतिष ने उसे बताया था कि आज का दिन उस पर भारी है और वो मरते मरते बची थी, तब से अंजलि ने ज्योतिष विद्या और हाथ में लिखी भाग्य की रेखाओं को मानना शुरू कर दिया है। जब तुमने मुझसे शादी करके भी सुहागरात नहीं मनाई तो मैंने भी अपना हाथ ज्योतिषी को दिखाया था, तो उसने कहा था तुम्हारा लगन जिससे होगा उसके साथ संभोग का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। क्या सच में ऐसा बोला था? यह सच है विवेक। मैं जब तुम्हारी पत्नी नहीं थी तब तुम्हें मैं केवल बेडरूम पार्टनर बनाना चाहती थी, और शादी होने पर तुम बेड पार्टनर बने ही नहीं। ज्योतिषी की बात पर तब भी मुझे भरोसा नहीं हुआ था। मैंने तुम्हारी माँ की बहू बनकर तुम्हें जीतने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुई। इसी बीच मैं न केवल तुमसे मोहब्बत करने लगी, बल्कि अपनी पिछली आवारा जिंदगी से मुझे घृणा होने लगी। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। मुझे मम्मी के उन उसूलों से नफरत हो गई जिन्होंने मेरी माँ होते हुए मुझे गलत रास्ते पर डाला, कभी सही रास्ता नहीं दिखाया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं केवल तुम्हारी मोहब्बत के लिए जिंदा रहूंगी जब तक कि मेरी जिंदगी है, क्योंकि मुझे यह भी विश्वास था कि तुम्हारी पहली पत्नी होने के नाते मुझे तो मरना ही है। थोड़ी देर रुककर उसने फिर एक घूंट भरा और गहरी सांस लेकर कहा, अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया है, तुम्हें और अंजलि को मिलाना। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तुमने मुझे बताया कि ज्योतिषी ने यह कहा है कि अगर तुम किसी दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालोगे तो तुम्हारी तीसरी शादी हो सकती है। तब मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हारे लिए ये काम भी करूंगी। मैं ये जानती थी कि तुम किसी दूसरे की पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ये नाटक रचाया और तुमने मेरी स्कीम पर अमल तो कर लिया, अंजलि को यहाँ तक ले भी आए। लेकिन मैं जानती थी कि तुम अंजलि से महेश के जिंदा होते हुए ऐसा काम नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें विस्की पिलाकर मदहोश कर दिया। अर्थात हाथ की लकीरों पर विश्वास रखना चाहिए। एकदम नसीब के लिखे को कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। यानी महेश मर जाएगा? महेश को तो मरना ही होगा, क्योंकि अंजलि को हर हाल में तुमसे तुम्हारे जीवन में आना ही है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार जो करते हो। मैं आज ही ज्योतिषी से इस बात की पुष्टि करूंगा। यह कहकर विवेक जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। तभी टेलीफोन की घंटी बजी और देवयानी के हेलो कहने के बाद दूसरी तौर से आवाज आई, मैं महेश बोल रहा हूँ। ओ, तुम्हें अंजलि की तलाश होगी। क्या वो तुम्हारे यहाँ है? हाँ, अकेली बोर हो रही थी, मेरे पास आ गई। बातों बातों में हम लोगों ने थोड़ी विस्की पी ली और उसके बाद हम दोनों सो गए। मेरी अभी अभी नींद टूटी है टेलीफोन की घंटी सुनकर। अंजलि सो रही है? हाँ, गहरी नींद। ठीक है, सोने दो। यही पता करना था वो कहाँ है। दूसरी ओर से डिस्कनेक्ट हो गया। देवयानी रिसीवर रखकर मुड़ी तो ठिठक कर रुक गई। उसने अंजलि को देखा जो कपड़े पहने कॉरिडोर के पास खड़ी थी। देवयानी ने धीरे से रिसीवर रखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, तो तुम जाग रही थी? मैं तभी जाग गई थी जब विवेक जागा था। तो तुमने मेरी और विवेक की सारी बातें भी सुन ली होंगी। हाँ, सब कुछ सुन लिया है। कुछ कहना चाहती हो? नहीं।
जाओ फिर सो जाओ। मैं उस छत के नीचे 1 मिनट भी नहीं ठहर सकती जिसके नीचे मेरी एक अच्छी सहेली ने एक बार पहले मेरी इज्जत लुटवाकर अपनी जैसी बनाने की कोशिश की थी। आज फिर मेरी इज्जत लुटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने इसी छत के नीचे सुहाग रात भी तो मनाई थी। तब मैंने स्वयं को विवेक की सुहागिन समझा था। वो मेरे साथ हुए बलात्कार की रात नहीं थी, मगर आज मैं महेश की पत्नी हूँ। आज तुमने जो कुछ करवाया, उसने जितना तुम्हें मेरी नज़र में गिरा दिया, उतना ही मैं खुद अपनी नज़रों में भी गिर चुकी हूँ। और अब तुम महेश के योग भी तो नहीं रही। मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि जब मेरे साथ ये सब हुआ तब मैं अपने होश में नहीं थी, मगर तुमने पूरे होशो हवास में रहकर मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं केवल विवेक से उपाय कराना चाहती थी। इसके लिए क्या कोई और औरत नहीं मिली थी? अंजलि, क्या सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत है? किसी और की पत्नी की इज्जत को तुम इज्जत नहीं समझती क्या? देवयानी, अंजलि, तुम और विवेक एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम दोनों की शादी इसी छत के नीचे हुई थी। यहीं तुम दोनों ने गोल्डन नाइट भी मनाई थी। आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह बलात्कार नहीं था, उपाय था। अगर यही कुछ दूसरी औरत के साथ हो जाता तो हो सकता है कि वो आत्महत्या कर लेती, या उसके पति को मालूम हो जाता तो उसे निकाल ही देता, फिर उसका अपना घर बर्बाद हो जाता। मगर यह सब अगर महेश को मालूम भी हो जाए तो वो तुम्हें नज़रों से गिराएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि तुम और विवेक एक दूसरे से प्यार करते हो, और विवेक ने किन हालातों में तुम्हें महेश से शादी करने पर मजबूर किया था। थोड़ी देर बाद मौन रहकर उन्होंने फिर कहा, तुम क्या समझती हो? जो कुछ मैंने विवेक के हाथों कराया है, अगर किसी और औरत के साथ करने को कहती तो क्या विवेक तैयार हो जाता? अगर मैं धोखे से भी कुछ करा देती तो शायद होश आने पर वो मुझे भी मार डालता और खुद भी आत्महत्या करके मर जाता। अंजलि, वो फरिश्ता है जिसकी छाया में रहकर मैं जानवर से इंसान बन गई हूँ। क्या तुमने मेरी शादी से पहले की आवारगी नहीं देखी थी? और जब से विवेक से मेरा बंधन जुड़ा है, तुमने मुझे किसी लड़के के साथ देखा है आज तक? अंजलि के होठों से भर्राई सी आवाज निकली, उसने कुछ नहीं किया मेरे साथ। फिर वो आगे बढ़कर देवयानी से लिपटकर सिसक पड़ी। देवयानी की आंखें भी छलक पड़ी और वो धीरे धीरे अंजलि की पीठ को थपकाने लगी। विवेक बस से उतरकर तेज तेज जूहू बीच पर आया तो वो ज्योतिषी कुछ लड़कियों के हाथ देख रहा था। लड़कियां खिलखिला रही थी जैसे ज्योतिषी का मजाक उड़ा रही हो। विवेक को गुस्सा आ गया। वो पास पहुंचकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? लड़कियों ने उसे देखा। एक लड़की ने बड़े मीठे स्वर में कहा, हाय हैंडसम। शट अप। विवेक दहाड़ा, बाबा का मजाक उड़ाती है? मारेगा एक झापड़, दांत बाहर निकल जाएंगे तुम्हारे। लड़कियां घबरा कर उठ गईं। ज्योतिषी ने उसे ध्यान से देखकर मुस्कुराकर कहा, आओ बच्चा। विवेक बोला, उधर का नुकसान मैं भर दूंगा। बच्चा कोई किसी का नुकसान नहीं करता। जिसके भाग्य में जितना उसे मिलना होता है उतना ही उसे मिलता है। तुम ठीक बोल रहे हो बाबा। फिर अपन का हाथ देखने का है। ज्योतिषी ने विवेक का हाथ देखकर कहा, अब तुम तीसरी बार ब्याह कर सकते हो। लगता है तुमने उपाय कर लिया है। हाँ बाबा, पर अपन का उपाय पाप में शामिल नहीं किया। अपन को सजा तो नहीं मिलेगी? नहीं, क्योंकि तुमने किसी दूसरी औरत का नहीं, उसी औरत का बलात्कार किया है जिससे तुम एक बार फेरे ले चुके हो, और वो अब पराई है। धन्य हो बाबा। बच्चा, धन्य ऊपर वाला है जिसकी लीला अपरंपार है। अपन की प्रेमिका विधवा हो जाएगी ना, उसकी भाग्य रेखा तो यही कहती है। पर बाबा कब तक? ये केवल भगवान ही जानता है। अरे जब भगवान इतना धन्य है तो सब कुछ ठीक तो कर ही देगा ना। विवेक ने ज्योतिषी के हाथ पर 3 बार हाथ देखने की फीस रख दी, लेकिन बाबा ने 1 बार की फीस रखी और बाकी लौटा दी। बच्चा, मेरे पास तेरे हाथ का इतना ही धन आना था। विवेक उठ खड़ा हुआ। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि महेश का ऑपरेशन अब सफल नहीं होगा। वो सोच रहा था कि उसके हाथ में तीसरी बार लगन की रेखा ना उभरती। इस काम के लिए उसे देवयानी की सलाह दी थी। उसी की मदद से वो कुछ कर भी सका, वरना उससे तो कुछ भी नहीं होता।
विवेक ने सोचा कि उसे ये खुशखबरी सबसे पहले देवयानी को सुनानी चाहिए कि अब वो विश्वासी हो गया है और उसका उपाय सफल रहा। अब वो तीसरी बार शादी कर सकता है। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा कि अचानक उसकी निगाह एक अधेड़ आयु सूटेड बूटेड आदमी पर पड़ी, जिसके हाथ में एक सेल फोन था, साथ में एक बहुत सुंदर नौजवान लड़की। वो दोनों आपस में इस प्रकार बात कर रहे थे कि कोई भी समझ सकता था कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा। सर, मेरी सैलरी तो बढ़ जाएगी ना? ऑफ कोर्स, बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि तुम्हें एक फ्लैट और कार भी कंपनी की ओर से दिलवा ही दे। हाउ स्वीट ऑफ यू सर। लगता था वो लड़की बूढ़े की सेक्रेटरी थी। विवेक ने उसके पास पहुंचकर बहुत ही मीठे स्वर में कहा, सर। बूढ़े ने चौंक कर देखा। लड़की की निगाहें जैसे विवेक पर जमी सी रह गई। क्या है? बूढ़े ने कुछ कड़े स्वर में कहा, तुम हट्टे कट्टे होकर धोखे से भीख मांगते हो या कि तुम्हारा बटुआ किसी ने मार लिया? नौकरी ढूंढने आए थे, वापस घर जाना है, मेरी मदद कर दीजिए। अबे ओ बुढ़े, अपन इधर का ही रहने वाला है। अपन को थोड़ी देर के वास्ते मोबाइल मांगता है तेरा, अपनी घरवाली को फोन करने का है। बूढ़ा गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, शट अप यू बास्टर्ड। किसी शरीफ आदमी से बात करने की तमीज नहीं। विवेक ठहाका लगाकर बोला, शरीफ आदमी? क्या शरीफ आदमी तेरे जैसा होता है? साला खूंसट लंगूर हूर को बगल दबाए फिर रहा है। बूढ़ा जैसे आपे से बाहर हो गया। मैं तुझे गोली मार दूंगा। विवेक ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। बुढ़ा झपटता हुआ दहाड़ा, हरामी, चोर चोर। विवेक हंसता हुआ उसे चिढ़ाता हुआ भागता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी उसकी बगल से निकल जाता। लड़की भी अपनी हंसी रोक न सकी। थोड़ी देर में बूढ़ा बुरी तरह हांफने लगा था। विवेक उसके सामने उकड़ू होकर बैठ गया। उसने मोबाइल पर देवयानी का नंबर मिलाया और रिसीवर कान से लगा लिया। लड़की हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही थी। मोबाइल पर विवेक को दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो। हेलो देवयानी, अपन बोलेला है। अरे विवेक, कहाँ से बात कर रहे हो? टेलीफोन एक्सचेंज के सामने से। विवेक मुंह चिढ़ाकर बुड्ढे को देखता हुआ बोला, अपन तेरे को एक खुशखबरी देने का है। अपन का उपाय सफल हो गया। अपन के हाथ में तीसरी शादी का लकीर भी बन गया। देवयानी बोली, अब तो खुश हो ना? हाँ, ओके, फिर मिलेंगे। विवेक फोन बंद करके जेब से 5 का नोट निकालकर बूढ़े के सामने रखकर बोला, सर 2 रुपए कॉल के और बाकी आपकी टिप। बूढ़ा दांत पीस कर रह गया। विवेक ने उठकर लड़की से कहा, ए छोकरी, ले जा अपने पापा को, जो फ्लैट दिलाएंगे, कार दिलाएंगे, सैलरी भी दुगनी करेंगे।